हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम आपको एक मेमोरी का जो टॉपिक है, कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल, जितनी भी मेमोरियाँ होती है मेमोरी के टॉपिक में, तो मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे काम करती है, मेमोरी कितने टाइप की होती है, मेमोरी का रोल क्या होता है लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इसमें डिस्कस कराऊंगा। और आप यहाँ देख सकते हो बोर्ड पे। अब बोर्ड पे आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरी बनाई हुई हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, सबसे पहले एक रैम की कैटेगरी है, इसके बाद रोम की कैटेगरी बनाई हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे एक हाइब्रिड मेमोरी जो होती है उनकी कैटेगरी है। मेमोरी के कौन कौन सी होती है रैम या मैम कैटेगरी बनाई हुआ है, और ऑप्टिकल ड्राइव में क्या कैटेगरी होती है। तो ये हमने 4-5 एक कैटेगरी समझने के लिए बनाई हुई है। उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मेमोरी जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो मेमोरी क्या है, अक्सर ये सवाल आता है कि रैम या कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड ड्राइव होती क्या है। तो दोस्तों, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। रैम या मेमोरी, कोई भी मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी, कोई भी डिवाइस, ठीक है, मेमोरी की कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर में या किसी और डिवाइस में लगी होती है, कोई भी डिवाइस जो 0-1 में डाटा स्टोर करने की क्षमता रखती है, उसको मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अगर हम मेमोरी शब्द को और डिफाइन करें तो मेमोरी का मतलब है याददाश्त, है ना, सिस्टम की एक ऐसी याददाश्त जो कंप्यूटर को तेज करने का काम करती है, कंप्यूटर के लिए डाटा स्टोर करने का बढ़ा सकते हैं क्षमता को। ठीक है, तो आप यहाँ समझेंगे कि 0-1, ठीक है, मेमोरी क्या है, 0-1 यानी कि एक ऐसी भाषा जो कि मेमोरी, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, सारी की सारी डिवाइस होती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो समझती है। तो 0-1 क्या है, बाइनरी भाषा है जो कंप्यूटर भी समझता है उसको। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, तो मेमोरी को जो हमने डिफाइन किया हुआ है अलग अलग टाइप से, मैं आपको वो क्लियर करा देता हूँ थोड़ा, और क्लियर करा के हमें इसमें से जो जितने एग्जाम्पल हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या एग्जाम्पल हैं और वो एग्जाम्पल क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं ये एस रैम को स्टैटिक रैम के नाम से भी जानते हैं, जो कि एस रैम और डी रैम, एस रैम के बाद आया डी रैम। तो एस रैम और डी रैम में क्या फ़र्क है कि एस रैम जब शुरुआत में कंप्यूटर सिस्टम में लगाई गई थी बना के, तब एस रैम को बहुत ज़्यादा रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती थी। यही कारण था कि सिस्टम में एस रैम को ज़्यादा साल या ज़्यादा वर्ष तक यूज़ नहीं कर पाए, और आज वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन डी रैम यानी डायनामिक जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसके कुछ टाइप्स आप यहाँ देखेंगे। जैसे सबसे पहले आया ईडीओ। अब ईडीओ जो मेमोरी है, ईडीओ जो रैम है, वो 5 वोल्ट, इसमें साथ साथ में आपको ये भी क्लियर कराता जा रहा हूँ कि कितने जो वोल्टेज हैं, कितने वोल्टेज पर ये काम करती है। ठीक है, जैसे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सी रैम कितने वोल्टेज पर वर्क कर रही है और किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ईडीओ रैम जब बनाई थी तब उसका जो रन वोल्टेज था वो 5 वोल्ट था, और ये शुरुआत के जो सिस्टम थे, जैसे 286, 486, DX सीरीज जब चलती थी, तब उनमें ये रैम यूज होती थी हमारी ईडीओ रैम। ठीक है, ईडीओ रैम के बाद एसडी रैम। अब एसडी रैम का सबसे ज़्यादा जो यूज हुआ है वो हुआ है, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, P3 सिस्टम में। P3 यानी पेंटियम 3 सीरीज में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है वीडियो का, एसडी का और आरडी का। अब इन दोनों का जो वर्किंग वोल्टेज है वो है 3.3 वोल्टेज। ठीक है, मैं आपको इसको साथ के साथ दिखाता जाऊँ तो कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे 2 कट हैं, अगर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे 2 कट हैं, और ये बड़ी आईसियाँ होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी आईसियाँ होती है, साफ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, 2 कट, बड़ी आईसी और सिंगल साइड आईसी मिलेगी आपको। इधर एक तरफ आईसी है, एक तरफ आईसी नहीं लगी हुई है। ये आपकी रहती है एसडी रैम। ठीक है, एसडी रैम यानी कि आप यहाँ पे समझेंगे इसको, रन आपको मैं बना के दिखा देता हूँ थोड़ा सा ग्राफ। इस तरीके से रैम होती है,
और इसमें ऐसे 2 कट होते हैं ऐसे, ठीक है। और इनके ऊपर एक बड़ी आईसी लगी होती है। हालांकि ये आईसी, ये चीज़ें आपको अब नहीं मिलेंगी, अब क्योंकि मैंने आपको बता दिया ये P3 में चलती थी, P3 में, ठीक है। P3 के बाद RD और SD ये दोनों सेम वोल्टेज पर काम करती थी, दिखने में सेम रैम होती थी, तो वहीं पर RD रैम आगे नहीं चल पाई, ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। अब आगे चल रही है आपकी SD रैम। तो यहाँ पे आप समझिए, जो ये SD रैम है इसी की सीरीज चल रही है DDR1, DDR2, क्योंकि SD रैम इसका पूरा नाम होता है SD रैम DDR1, ये पूरा नाम होगा इनका, ठीक है। अगर हम शॉर्ट में बोलते हैं DDR1, DDR2, DDR3, तो जो DDR1 है वो आपकी 2.5 वोल्टेज पर रन होती है। और DDR1 के अंदर भी आप देखेंगे इस तरीके से बड़ी आईसियाँ दिखेंगी, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसका एक कट मिलेगा आपको, सिर्फ एक कट, ठीक है। तो आप इजीली इसको पहचान सकते हो कि बड़ी आईसी और एक कट है, तो ये DDR1 रैम है, ठीक है। इसके बाद सीरीज आ जाती है आपकी DDR2। अब DDR2 को आप कैसे पहचानेंगे? अब ये देखिए DDR2 रैम, ये देखिए DDR2 रैम, ठीक है। इस पर आईसी कट एक है मिडिल में, थोड़ा सा मिडिल से थोड़ा सा हटके होगा, और एक इस पर स्क्वायर में आईसी लगी होती है, देख सकते हो आप स्क्वायर में, ठीक है। यहाँ पे आईसी देखेंगे यानी लगभग चौकोर जैसी आईसियाँ देखने को मिलेंगी आपको, चौकोर आईसी है। तो आप DDR2 रैम आसानी से पहचान सकते हैं कि स्क्वायर में आईसी है और एक कट है, और लगभग मिडिल से थोड़ा सा आउट मिलेगा आपको। और वहीं पे अगर आपको DDR3 को देखने को मिलेगा, तो मैं लैपटॉप में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लैपटॉप के अंदर ये DDR1 रैम है, DDR1 रैम में आप देखेंगे इसमें बड़ी आईसियाँ लगी हैं, जबकि मैंने डेस्कटॉप में भी आपको दिखाया बड़ी आईसियाँ लगी थी। आप इसमें देखेंगे कि स्क्वायर में आईसियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। ये आपकी DDR2 रैम है, ठीक है, DDR2 रैम है इस तरीके से। और मैं आपको अब DDR3 रैम दिखाऊंगा। तो 3 में आप देखेंगे DDR3 में आईसियाँ जो होती हैं वो छोटी तो होती हैं, लेकिन थोड़ी सी लंबे साइज में होती है, स्क्वायर में होके थोड़ी सी लंबी साइज में होती है। मैं बोर्ड पर बना दूंगा किस टाइप की लंबी होती है, ये देखिए। यानी कि DDR2 में ऐसे स्क्वायर है DDR2, और DDR3 में इस टाइप से लंबाई ले लेती है आईसी, ऐसे DDR3, ठीक है। इसी तरीके से 4 और 5 में सीरीज चली जाती है। तो आप इन दोनों में अंतर देख सकते हैं कि एक DDR1 जो है वो पूरी तरीके से इस तरीके से आईसी लगी हुई है, 2 साइड पिन है ऐसे, ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है। आप देख सकते हो, आप देख के ही पहचान लोगे कि आईसी ये 1 में है, ये आईसी 2 में लगी हुई है, और ये आईसी 3 में लगी हुई है, ठीक है। आप देख के आसानी से पहचान सकते हो। और इनमें आपको और ज़्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। स्पीड वाइज डिफरेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आईसी में ये बिल्कुल आईसियाँ बंद हो चुकी है, ये और ये 2 आईसियाँ, मतलब स्क्वायर वाली, और ये थोड़ी सी स्क्वायर से थोड़ी लंबी है, इस टाइप की दोनों आईसियाँ, यानी दोनों रैम है मार्केट के अंदर चल रही हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे DDR1 मैंने आपको दिखाई, 2 दिखाई, 3 भी दिखा दी, 4 और 5 अभी 5 रनिंग में है, और तो अभी नए लैपटॉप में आ रही हैं आजकल, ठीक है। तो ये रैम का आपका पूरा डाटा हो गया कि रैम कितने वोल्टेज पर काम कर रही है, 1.8, 1.5, 1.2 और 1.1, ठीक है। ये रैम का पूरा। अच्छा, इसमें रिपेयरिंग है और ज़्यादा क्लियर करके चलते हैं कि ये किस तरीके से रैम का डायग्राम, रैम किस तरीके से और काम करती है, कौन कौन से डाटा सिग्नल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम आगे आपको इसमें रैम के बारे में और क्लियर कर देते हैं कि रैम काम क्या करती है। अभी आपको ये पता चल गया कि मेमोरी क्या है, रैम के टाइप कितने होते हैं, रैम के टाइप में वोल्टेज किस टाइप से काम कर रहे हैं। अब रैम काम क्या करती है,
वर्क क्या है इसका, तो आप देख लीजिए। वर्क क्या है, ओनली एक डिस्प्ले। जो सबसे बड़ा टारगेट रहता है रैम का, डिस्प्ले क्रिएट करना, डिस्प्ले देना। जो हम और आप डिस्प्ले लैपटॉप पर देखते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं, जो डिस्प्ले, वो डिस्प्ले जो रन होती है, वो रन होती है हमारी रैम के ऊपर। ठीक है। अब रैम किस टाइप की मेमोरी है, रैम किस टाइप की मेमोरी है, तो रैम आपकी एक टेम्पररी मेमोरी है, टेम्पररी, और एक होता है नॉन टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, यानी परमानेंट मेमोरी। ठीक है। तो बाकी जो मेमोरी है ये सब देखोगे ये टेम्पररी मेमोरी नहीं है, और ये आपकी टेम्पररी मेमोरी में आती है। क्यों आती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, रैम का काम है डिस्प्ले देना। अच्छा, रैम का यूज हम तब तक करते हैं जब तक हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे हमने टैली ओपन करी, तो टैली हमारी रैम के ऊपर रन हो रही होती है। जब हम टैली में अकाउंट का काम कर रहे होते हैं, तब तक वो हमारी रैम के ऊपर टैली रन हो रही होती है। ठीक है। अच्छा, जैसे ही आप काम फिनिश कर दोगे तो क्या होगा, आप कट कर दोगे अपने प्रोग्राम को, तो कट करने के बाद वो क्या होता है, रैम में से हट जाता है और आपकी परमानेंट मेमोरी में जाके सेव हो जाता है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, टैब ड्राइव हो गया, फ्लॉपी हो गया, ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है। तो उसमें जाके आपका क्या होगा, वो सेव हो जाएगा जाके। तो इसीलिए रैम हमेशा कम मिलेगी लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। रैम 4 GB मिल जाएगी, 8 GB मिल जाएगी, लेकिन कभी भी आपको रैम 32 GB, 128 GB इस टाइप से नहीं मिलेगी। वो अलग बात है कि सर्वर वगैरह के लिए कोई स्पेशली डिज़ाइन कराया जा रहा है, लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए 4, 8, 12 अधिकतम सफिशिएंट पे चलता है। ठीक है। ज़्यादा मिलेगा आपको हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें परमानेंट डाटा स्टोर करना है। तो दोस्तों, रैम की वजह से क्या क्या समस्याएं आएंगी आपके लैपटॉप में। देखिए, रैम अगर ख़राब हो जाती है लैपटॉप के लिए, कोई भी रैम मान लीजिए लैपटॉप में डेड हो गई, ठीक है, तो क्या समस्या आएंगी। तो सबसे पहले जो समस्या बनेगी रैम की वजह से, वो है नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम। ठीक है। एक डिस्प्ले खराब। ठीक है। कई लोग समझ डिस्प्ले नहीं आ रही है तो डिस्प्ले को चेक करके देख लो, चेंज करके देख लो। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, लैपटॉप खोलना है, एक बार रैम को निकालना है। लैपटॉप ऑन हो रहा है लेकिन डिस्प्ले नहीं है, उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं। आपको लैपटॉप खोलना है, रैम को निकालना है, और ये जो आपको यहाँ पे पिनें दिख रही हैं रैम की जितनी भी, इन पिनों पे अच्छे से ब्रश के द्वारा या रबड़ के द्वारा क्लीनिंग करनी है। अच्छे से क्लीन करने के बाद फिर आप एक बार ज़रूर लगा के देखें। ठीक है। अगर नहीं काम कर रहा है तब आप इसको चेंज कर सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा। रैम खराब होगी, नो डिस्प्ले। ठीक है। ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगी तब जाके कहीं रैम स्लॉट के पास में लगे सिस्टम में कंपोनेंट वगैरह ख़राब हो सकते हैं। लेकिन रैम की वजह से एक और दिक्कत आती है। देखो, रैम एक तो बिल्कुल ओपन फॉल्ट हो गया नो डिस्प्ले का, एक फॉल्ट और बन जाता है। जैसे आपने विंडो डाल रहे हो और विंडो डालते डालते 60% पे या 70% पे या 85% पे विंडो आपकी पढ़ नहीं रही है, विंडो क्या होगी, बंद हो जाती है, या वहाँ से कैंसिल हो जाती है, या कोई भी वहाँ से मतलब आगे नहीं बढ़ रही है, कोई भी रीज़न ले लेती। तब आपने सारे काम करके देख लिए कि नहीं, रैम साफ़ कर ली, हार्ड डिस्क क्लीन कर दिए, हार्ड डिस्क बदल के भी देख लिए, लेकिन फिर भी आपका विंडो आगे नहीं बढ़ रही है। तो देखो, और उस पर सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यहाँ आ जाती है कि रैम वो चल भी रही होती है, रैम से डिस्प्ले आ भी रही है, लेकिन यकीन करना थोड़ा सा हो जाता है। तो आपके साथ कभी ऐसा प्रॉब्लम आए कि कभी भी विंडो 70, 50, 60 या कोई 90 पे जाके फेल हो रही है बार बार, तो आप सीधे रैम को एक बार रिप्लेस कर दो या साफ़ कर लो, हीट दे लो, आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो रैम से 2-3 प्रॉब्लम ज़्यादा मेजर बनती है। एक, डिस्प्ले आउट नहीं होती है, दूसरा बीच में से प्रोग्रामों का क्रैश होना, बीच में से विंडो का पूरा न डलना। ठीक है। इस तरह की समस्या जो होती है वो रैम की फॉल्ट होने की वजह से बनती है। अब मैं आपको आगे बता देता हूँ, आपको इतने में समझ में आ गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं। रोम, देखिए रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी, जो कि रैम और रोम, ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो साथ साथ बोले जाते हैं, रैम और रोम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो टेम्परेरी वर्क करती है कंप्यूटर के अंदर, जो डिस्प्ले देने का काम करती है और उसके बाद वो क्लीन कर देती है अपने जब जितने भी फंक्शन होते हैं। और रोम ये सारी जितना भी लैपटॉप के अंदर सेटिंग्स होती हैं, आईसियाँ होती हैं, ग्राफिक होते हैं, सीपीयू की डिटेल होती है और बोर्ड की डिटेल होती है, उसको अपने अंदर सेव करके रखता है परमानेंटली। तो अगर आपका रोम ने काम करना बंद कर दिया तो आपकी न तो ऑन होगा लैपटॉप, कई बार ग्राफिक वोल्टेज नहीं बनते, कई बार ऑन नहीं होता है, नो डिस्प्ले का फॉल्ट तो आएगा ही आएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो आजकल की जो मॉडर्न आईसी आ रही हैं उनमें रोम के ख़राब होने से बोर्ड ट्रिगर भी नहीं होगा और कुछ आईसियाँ वोल्टेज भी बना के नहीं देती हैं, ठीक है। तो जब भी इस तरह का फॉल्ट आए डैड का, तो आपको एक बार सभी बोर्ड के साथ साथ रोम को भी प्रॉपर चेक करना है। अब रोम टाइप कितने होते हैं, देखिए एक होता है पी रोम, पहले रोम चलता था पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। ऐसी मेमोरी जो प्रोग्राम हो सकती है, ठीक है, प्रोग्राम हो सकती है। पहले रोम प्रोग्राम नहीं होते थे, अब होते हैं, लेकिन पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसके बाद जो अभी जो चल रहा है वो चल रहा है आपका ई पी रोम, ये ठीक है। इसमें क्या खास बात है और इसमें क्या है, दोनों में अंतर क्या है। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, देखिए, और ये है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए ये भी इरेज हो जाता है, ये भी इरेज हो जाता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्रामर पर लगा के एक इलेक्ट्रिकली हम एक साइन देते हैं, जैसे हम किसी फंक्शन के द्वारा इरेज होने का, तो वो क्या करता है पूरा फंक्शन इरेज कर देता है प्रोग्राम के अंदर से डाटा, और हम उसको दोबारा डाटा डाल के यूज करने के लिए तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसमें एक ऐसी आईसी लगी होती है इस टाइप से और एक होल टाइप होता है, ठीक है। ऐसा पहले बहुत होता था कि इसमें होल टाइप होता है, उसके नीचे एक आईसी लगी होती थी इस टाइप से, और इस पर डायरेक्ट रेज पड़ने से, सूरज की रेज पड़ने से, और ये जब ग्लास हीट होता था तो नीचे की आईसी क्या कर देती थी, डाटा को अपने आप रिमूव कर देती थी पूरा खाली। लेकिन अब प्रॉब्लम तो ये है कि हर जगह सूरज अवेलेबल कहाँ होगा, कहीं दुकान में काम कर रहा है बंदा, कहीं अंदर काम कर रहा है, अंडरग्राउंड काम कर रहा है, वो आईसी के लिए लेके कहाँ घूमेगा। तो फिर इस टेक्नोलॉजी के बायस का एक विकास होता है भाई कि बस लगाओ प्रोग्रामर के अंदर और उसको इरेज करो, डाटा डालो और यूज के लिए रेडी करो। तो इसमें भी क्या हो सकता है, इन दोनों में सब में एक ही खास बात है कि भैया इनको आप रीड कर सकते हो, नए प्रोग्राम डाल सकते हो, लेकिन आप इनमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। एडिट से मतलब मेरा बायोस एडिट नहीं है, एडिट से मतलब है जैसे कि हार्ड डिस्क का फंक्शन है उसको आप चेंज कर दो, ऐसा नहीं होगा। डीवीडी राइटर का फंक्शन है आप उसको हटा दो, ऐसा नहीं होगा। देखो जो फंक्शन जहाँ है वहीं रहेगा, ठीक है। अब एडिट का मतलब ये भी होता है कि भैया आपने आपका जो बायोस का पार्ट ख़राब है उसको हटाया, दूसरा डाल दिया। ये भी हम अपने यहाँ सिखाते हैं एडवांस लैपटॉप ट्रेनिंग में कि बायोस को एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। तो बायोस को एडिट कैसे करते हैं, कितने भाग, कौन सा भाग हमें चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, वो भी हम आपको इसमें प्रोवाइड कराते हैं ट्रेनिंग में। अब बायोस के बाद आप यहाँ पे देखेंगे हाइब्रिड चीज़ें, ठीक है। हाइब्रिड में ऐसी, हाइब्रिड का मतलब है कि ऐसी दो चीज़ें जिनको डिफरेंट दो चीज़ों को मिलाकर एक चीज़ बनाई गई है। जैसे पेन ड्राइव है, ठीक है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है न तो ये पूरी तरीके से हार्ड डिस्क बन पाती है सॉरी, और न तो ये पेन ड्राइव का मतलब है एक ऐसी डिवाइस जो आपने अच्छे से देखी होगी, ऐसी डिवाइस जो कि कहीं भी जिम में रख के आप घूम सकते हो। मेमोरी कार्ड मोबाइल के अंदर यूज होता है, आज की डेट में तो फ़ोनों में बहुत ज़्यादा मेमोरी वैसे ही आती है, और ये मैंने आपको समझा ही चुका हूँ। और NV रैम, देखो NV रैम यहाँ पर आप देख रहे हो, रैम की कैटेगरी में क्यों नहीं रखा मैंने इसको, नॉन वोलाटाइल। इसका मतलब है नॉन वोलाटाइल, मतलब ऐसी रैम जिसके अंदर एक बार जो पहुँच जाए
वो ऐसे नहीं मिटता है कि नहीं जी हमने यहाँ प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और मिट गया। ये आपको प्रिंटर के अंदर, फोटो स्टेट मशीनों के अंदर, ऐसे डिवाइसों के अंदर आती है जो कमांड की जाती है। जैसे हमने प्रिंट के लिए 100 पेन कमांड दिए, 50 दिए, 30 दिए हैं, वो स्टोर कर लेगा अपने अंदर और एक एक करके प्रिंट निकालता रहेगा। ऐसी फोटो स्टेट मशीनें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें क्या है कि वो एकदम से मिटती नहीं है, ठीक है। वो अपना टास्क लेती हैं, उसको मालूम रहता है वो टास्क पूरा करेगी, तब जाके ये आपका ख़त्म होगा टास्क। कैंसिल कर सकते हो आप। तो आपको इसका यूज़ पता चल गया कि हाँ इसका कहाँ यूज़ रहती है नॉन वोलेटाइल रैम का, इनका तो मैंने बता दिया। अब ये मैग्नेटिक मतलब हार्ड ड्राइव आपने अक्सर करके लैपटॉप वाली या डेस्कटॉप वाली देखी होगी। हार्ड ड्राइव आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया होगा। हार्ड डिस्क यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, एक ऐसी ड्राइव जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है। तो ये आपकी हार्ड डिस्क है, आप ये देखेंगे, ठीक है, साटा हार्ड डिस्क। और सेम आपकी एसएसडी मिलती है, साटा एसएसडी, और एक होता है आपका पाटा। देखो 3 तरीके से ये स्टोरेज मीडिया बनती है, 3 तरीके से। एक बनता है आपका इसमें आटा वाली, जिसको पाटा भी बोलते हैं। एक इसमें साटा आती है और एक होती है साटा SSD, और एक आता है इसमें SSD M2.0, M3.0, M4.0, मतलब इस तरीके से वर्जन आते हैं। तो आप इसमें देखेंगे ये वाली जो हार्ड डिस्क है ये साटा है आपकी, और इसी में एक साटा SSD आती है और एक M2 आता है, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड की बात करूँ, परमानेंट डाटा स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये। इनके अंदर डाटा एक बार पड़ गया तो वो पड़ गया, लेकिन जब तक आप इस पर डिलीट नहीं करेंगे तब तक इसमें से डाटा डिलीट नहीं होगा, ठीक है। तो ये पाटा सबसे पुरानी है। इसके बाद आती है साटा, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। इसी तरह की सेम साटा SSD आती है, और SSD M2 जो आती है बिल्कुल रैम की तरह होती है, इस टाइप से दिखने में, ठीक है। दिखने में ऐसी होती है, लेकिन ये पिनें जो साइड से होती है, इधर की साइड से, जो वाईफाई कार्ड जैसे लगता है हमारा सॉकेट, जैसे मैं आपको दिखा दूँ वाईफाई कार्ड का सॉकेट किस तरीके से आपका लगेगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे ये सॉकेट है, इस टाइप से SSD का सॉकेट आता है M2 का, और वो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। तो आसानी से लगा सकते हैं, उसको कस सकते हैं। तो वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, थोड़ा कॉस्टली भी ज़्यादा होती है। तो सबसे स्लो चलती है ये आपकी पाटा वाली, फिर साटा, इससे तेज़, फिर ये तेज़, फिर इससे तेज़। सबसे तेज़ ये है। जितने भी कॉस्टली लैपटॉप आते हैं, जितने भी मैकबुक आती हैं, सब में SSD M2 सीरीज़ मिलती है, ठीक है, M2 वाली। और जो थोड़ी लो बजट होते हैं उनमें SSD साटा वाली मिलेगी। ये दोनों वर्जन ही अभी चल रहे हैं, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के ख़राब होने से लैपटॉप में क्या दिक्कत आएगी? हार्ड डिस्क आपकी ख़राब हो जाती है तो लैपटॉप में क्या समस्या आएगी या डेस्कटॉप में क्या समस्या आएगी? देखिए, हार्ड डिस्क अगर ख़राब होगी तो सबसे पहले आपके लैपटॉप की स्क्रीन पर लिखा आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, ठीक है। तो वो केस 2 केसों में, हार्ड डिस्क खराब होने में भी है और ऑपरेटिंग सिस्टम खराब होने में भी है। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि कहीं आपकी विंडो तो नहीं खराब हुई है। अगर आप विंडो खराब हो गई है तो विंडो डालो, वरना आपके हार्ड डिस्क खराब होने पर भी ये मैसेज आता है। दूसरा, जब आप विंडो डालेंगे, मैं आपको लॉजिकली 3-4 चीज़ें बता रहा हूँ। जो आप विंडो डालोगे, हार्ड डिस्क साटा हो या पाटा कोई भी हो, तब आपकी जो शो होगा, जहाँ पे स्टोरेज मीडिया शो होनी चाहिए थी वहाँ पे शो नहीं होगी, वहाँ पे आपका ब्लैंक शो हो जाएगा, एकदम से ब्लैंक, ठीक है। तब आप समझ लीजिए, उसको लगाइए, साफ़ करिए, निकालिए। दूसरा होता है सिमोस बायोस सेटिंग। आप एक बार सिमोस बायोस सेटिंग में चेक करिए क्या वहाँ पे हार्ड डिस्क शो हो रही है या नहीं हो रही है। अगर वहाँ शो नहीं हो रही है तो आप अगर साटा यूज कर रहे हैं तो आप इसमें ये पिनों को क्लीन करें थोड़ा निकाल के, ठीक है। और अगर आपके डेस्कटॉप है तो उसकी डाटा केबल और पावर केबल को चेक करें तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। अगर इसके बावजूद भी समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, देन नाउ रिप्लेस करना पड़ेगा। रिप्लेस करने के बाद भी समस्या सॉल्यूशन
नहीं आता है तब आपको ये जो कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर है साटा का लैपटॉप के अंदर, इस कनेक्टर पे आपको यहाँ पर सप्लाई और वोल्टेज चेक करने पड़ेंगे कि आपके जो 5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज जो बन रहे हैं वो बन पा रहे हैं या जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे हैं। ठीक है, ये चिप लेवल का काम आ जाएगा। कार्ड लेवल या पहचानने के लिए मैंने आपको बता दिया है, हार्ड डिस्क चेक करनी है, साटा हो या पाटा। ठीक है, उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम डालने पर देखना है कि पार्टीशन बनाने के लिए वो अवेलेबल हो पाएगी कि नहीं। बायोस में चेक करना है कि वहाँ पर शो हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, और हार्ड डिस्क अगर फेलियर का, कई लैपटॉप में ये फैसिलिटी आती है हार्डवेयर चेक करने वाली। अगर आप हार्डवेयर चेक करने में हार्ड डिस्क फेल आ रही है तो आप बार बार उसको चेक ना करें, पहले हार्ड डिस्क को ही निकालें और चेक करें। ठीक है, तो आप इस तरीके से पहचान पाएंगे कि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो ख़राब है या सही है। लास्ट आपका है ऑप्टिकल ड्राइव, CDR और DVD-R। CDR का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल और ये डिजिटल वीडियो डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, किसी के पीछे अगर लिखा होता है RW, इसका मतलब है रीड एंड राइट। ठीक है, राइटेबल भी आती है, जैसे थोड़ी कॉस्टली आती है, उसमें डाटा डाला और डालने के बाद जब ज़रूरत नहीं है तो हमने क्या किया, उसको मिटा दिया, दूसरा डाल दिया। ये आपकी आती है रिकॉर्डेबल वाली, यहाँ पे आप देख रही देखो रिकॉर्डेबल वाली आती है। इसका यूज़ हालांकि बहुत कम है, अब यूज़ नहीं है इतना, लेकिन मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर कराने के लिए लिखा है कि ये जितना भी है ये परमानेंट डाटा स्टोरेज है। देखिए जिसमें डाटा स्टोर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसमें फिर आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेबल वाली में तो ये होती है ऑप्टिकल वाली। ऑप्टिकल मतलब आप इसमें कलरफुल देखते हैं, लाइनिंग आ रही है, तो वो कलरफुल लाइनिंग किस चीज़ की है। ठीक है, ये रेज है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी, जिसके अंदर डाटा क्या होता है, स्टोर होता है हमारा। ठीक है, ऑप्टिकल यानी कि लेंस के द्वारा जो रेज निकलती है उससे डाटा इनमें क्या हो जाता है, एक रेज यानी इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पर क्या है, स्टोर हो जाता है। तो आपको मैंने ये 4-5 चीज़ें क्लियर कराएंगे। मैं समझता हूँ आप समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं कहाँ पे आपकी मेमोरी है क्लियर नहीं हुई है। कोई फॉल्ट आपको ऐसा समझ में आ रहा हो जो आप रैम से संबंधित, हार्ड डिस्क से संबंधित, किसी भी ड्राइव से संबंधित, तो आप वो पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।